दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है मैं ज़िंदा रहूँगा। दावत कभी की समाप्त हो चुकी थी। मेहमान चले गए थे और चांद निकल आया था। प्रवीण ने मुक्त हास्य बिखेरते हुए राधिका की ओर देखा। उसको प्रसन्न करने के लिए वह इसी प्रकार के प्रयत्न किया करता था। उसी के लिए वह मसूरी आया था। राधिका की दृष्टि तब दूर पहाड़ों के बीच नीचे जाने वाले मार्ग पर अटकी थी। हल्की चांदनी में वह धुंधला बल खाता मार्ग अतीत की धुंधली रेखाओं की और भी धुंधला कर रहा था। सच तो यह है कि वह भूत और भविष्य में उलझी अपने में खोई हुई थी। प्रवीण के इस हास्य से वह कुछ चौंकी, दृष्टि उठाई। न जाने उसने क्या था। प्रवीण कांप उठा, बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? राधिका ने उस प्रश्न को अनसुना करके धीरे से कहा, आपके दाहिनी ओर जो युवक बैठा था उसको आप अच्छी तरह जानते हैं? किसको? वह नीला कोट पहने था। हाँ वही। वह किशोर के पास ठहरा हुआ है। किशोर की पत्नी नीचे गई थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ आने को कह दिया। क्यों? क्या तुम्हें उस जानती हो? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मैं समझ गया। वह दीपक को बहुत प्यार कर रहा था। कुछ लोग बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, पर उसका प्रेम बहुत से कुछ अधिक था। क्या मतलब? तुमने तो देखा ही था। दीपक उनकी गोद से उतरना नहीं चाहता था। प्रवीण ने हंसते हुए कहा, बच्चा सबसे अधिक प्यार को पहचानता है। उसका हृदय शरद की चांदनी से भी निर्मल होता है। तभी दोनों की दृष्टि दीपक की ओर उठ गई। वह पास ही पलंग पर मखमली लिवाफ ओढ़े सोया था। उसके सुनहरे घुंघराले बालों की एक लट मस्तक पर आ गई थी। गौर्ण वर्ण पर उसकी सुनहरी छाया चंद्रमा के प्रकाश के समान बड़ी मधुर लग रही थी। बच्चा सहसा मुस्कुराया। राधिका फुसफुसाई, कितना प्यारा है। प्रवीण बोला, ऐसा जान पड़ता है कि उसको देखकर किसी ने प्यार का आविष्कार किया था। दोनों की दृष्टि मिली। दोनों समझ गए कि इन निर्दोष व्यक्तियों के लिए कोई तूफान उठ रहा है, पर बोला कोई कुछ नहीं। राधिका ने दीपक को प्यार से उठाया और अंदर कमरे में ले जाकर लिटा दिया। मार्ग में जब वह कंधे से चिपका हुआ था तब राधिका ने उसे तनिक भींच लिया। वह कुनमुनाया, पर पलंग पर लेटते ही शांत हो गया। तब तक कई क्षण खड़ी खड़ी उसे देखती रही। लगा जैसे आज से पहले उसने बच्चे को कभी नहीं देखा था, पर शीघ्र ही उसका आनंद भंग हो गया। प्रवीण ने आकर कहा, अरे ऐसे क्या देखे हो राधिका? कुछ नहीं। वह हंसा, जान पड़ता है प्यार में भी छूत होती है। राधिका ने वहाँ से हटते हुए धीरे से कहा, सुनिए, अपने उन मित्र के मित्र को अब यहाँ कभी न बुलाइए। इन शब्दों में प्रार्थना नहीं थी, भय था। प्रवीण की समझ में नहीं आया। चकित हो सा बोला, क्या मतलब? राधिका ने कहा, तुम नहीं समझोगे, और कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बाहर चली गई और पहले की भांति बलखाते हुए मार्ग से हट गई। नीचे कूलियों का स्वर्ग बंद हो गया था। ऊपर बादल में सब कुछ अपनी छाया में समेट लिया था। उनकी भिन्नता रहस्यमय हो उठी थी। राधिका को लगा बादलों की धुंध उसके अंदर भी प्रवेश कर चुकी है और वह झटके के साथ कुर्सी पर लुढ़क कर फूट फूट कर रोने लगी। प्रवीण सब कुछ देखता रहा। वह सकपकाया, न क्रुद्ध हुआ, उसी तरह खड़ा हुआ फूटते आवेग को देखता रहा। जब राधिका के उठते हुए निश्वास कम हुए तो उसने उठकर आंखें पोंछ डाली और उसने कहा, दिल का बोझ उतर गया, आओ तनिक घूम आए। राधिका ने भीगी दृष्टि से उसे देखा। एक क्षण ऐसे ही देखती रहे, फिर बोली, प्रवीण, मैं जाना चाहती हूँ। कहाँ? कहीं भी। प्रवीण बोला, दुनिया को जानती हो? क्षण भर पहले यहाँ सब कुछ स्पष्ट था, पर अब नहीं है। सब कुछ बादलों की धुंध में खो गया है। मैं भी इस धुंध में खो जाना चाहती हूँ। राधिका ने दोनों हाथ हवा में लाए और गंभीर होकर कहा, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें किसी ने बांधा नहीं है, जा सकती हो। राधिका उठी नहीं, उसी तरह बैठी रही और सोचती रही। रात आकर चली गई। उसका सोचना कम नहीं हुआ, बल्कि और भी गहराने लगा। उस दिन भर दीपक को अपने से अलग नहीं किया। स्वयं ले जाकर मॉल पर झूले में झुला लाई, स्वयं घुमाने ले गई, फिर खाना पिलाकर सुलाया भी स्वयं। बहुत देर तक लोरी सुनाई, थपथपाया, सहलाया। वह सो गया तो रोई और रोते रोते बाहर बरामदे में जाकर अपने स्थान पर बैठ गई। अपूर्व शांति और अंदर तूफान की वजह गरज रहे थे। प्रवीण ने आज राधिका को कुछ न कहने का प्रण कर लिया था। वह उसकी किसी भी इच्छा में बाधा नहीं बना। अब भी वह दृष्टि गड़ाए उस बलखाते मार्ग को ढूंढने की विफल चेष्टा कर रहा था। वह कुर्सी की पीठ पर हाथ रखे हुए था। तभी लगा कोई जीने में आ रहा है। राधिका एकाएक बोल उठी, वे आ गए। कौन? आपके मित्र के मित्र। वाक्य पूरा न हो पाया। ये अकेले नहीं हैं, उनके साथ एक पुरुष तथा एक नारी भी हैं। दोनों सभ्य लगते हैं। नारी विशेष सुंदर है।
पर इसी समय वे अतिशय गंभीर हैं। उनकी आंखें बताती हैं कि वे व्यग्र भी हैं। प्रवीण उन्हें देखकर कांपा तो पर आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। मुस्कुराकर बोला, आइए आइए। नमस्ते। किशोर नहीं आए? जी नहीं, किशोर नहीं आए। आइए बैठिए। आप इधर आकर बैठिए। बैठ चुके प्रवीण ने अपरिचितों की ओर कहा, आपका परिचय? ये मेरी बहन और बहनोई हैं। लेकिन आप आजकल कहाँ रहते हैं? मित्र ने दीर्घ लेकर कहा, कहाँ रहते हैं? विधाता ने ऐसा उखाड़ा है कि कहीं जमने ही नहीं बनता। प्रवीण बोला, हाँ भाई, वह तो जैसा हुआ सभी जानते हैं, पर उसकी चर्चा किससे करें? और फिर मुड़कर राधिका से, जो बुद्ध बनी बैठी थी, उससे कहा, चाय वाय नहीं पिलाओगी? नहीं नहीं नहीं, चाय का कष्ट ना करें, इस वक्त तो हम एक बहुत आवश्यक काम से आए हैं। प्रवीण बोला, कहिए ना। उसके मित्र को झिझक गई। प्रवीण ने कहा, शायद एकांत चाहिए। जी आइए, इधर बैठेंगे। वह उठा और कोने में पड़ी हुई एक कुर्सी पर जा बैठा। मित्र भी पास की दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। एक क्षण रुककर बोले, क्षमा कीजिए, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। है तो वह बेहुदा ही। कोई बात नहीं, प्रवीण मुस्कुराया। प्रश्न पूछना कभी बेहुदा नहीं होता। मित्र ने एकदम सकपकाकर पूछा, क्या दीपक आपका लड़का है? प्रवीण का हृदय धक धक कर उठा और वह अपने आप को संभालता और निश्चित स्वर में कहा, जी हाँ, आज तो वह मेरा ही है। आज तो? जी हाँ, वह सदा से मेरा नहीं था। सच? जी हाँ। काफिले के साथ लौटते हुए राधिका ने उसे पाया था। क्या? मित्र हर्ष और आश्चर्य से कांप उठे। कहाँ पाया था? लाहौर के पास एक ट्रेन में? प्रवीण बाबू, आप नहीं जानते, ये बच्चा मेरी बहन का है। मैं उसे देखते ही पहचान गया था। ओह प्रवीण बाबू, आप नहीं जानते कि उसकी वजह से हमारी क्या हालत हुई है। और फिर प्रवीण को देखकर, आप प्रमाण चाहते हैं? मेरे पास इसके बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, ये देखिए। और उसने जेब से फ़ोटो पर फ़ोटो निकालकर सकपकाए हुए प्रवीण को चकित कर दिया। क्षण भर में वहाँ का दृश्य पलट गया। सुरेश के माता पिता पागल हो उठे। माँ ने तड़प कर कहा, सुरेश कहाँ है? राधिका ने कुछ नहीं कहा। वह शीघ्रता के साथ अंदर गई और दीपक को खुद से चिपका कर रोने लगी। दूसरे क्षण सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। प्रवीण अब भी शांत था। उसने धीरे से राधिका कहा, राधिका, दीपक की माँ आ गई है। उसकी माँ? राधिका ने रोते हुए कहा, तुम सब चले जाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक मेरा है, मैं उसकी माँ हूँ। दीपक यानी सुरेश की माँ रोती हुई बोली, सचमुच माँ तुम ही हो? तुमने ही तो उसे पुनर्जन्म दिया है। सुनकर राधिका कांप उठी और देखती रह गई। तब तक दीपक जाग उठा और वह चिल्ला उसके धीरे से राधिका से कहा, राधिका, दीपक की माँ आ गई है। उसकी माँ? और सचमुच माँ तो तुम ही हो। उसने दृष्टि उठाकर पहली बार उस माँ को देखा और देखती रह गई। तब तक दीपक जाग उठा था और उस शोर को देखकर घबरा गया। किसी भी शर्त पर राधिका की गोद से उतरने को तैयार नहीं था और उनको देखता और चीख पड़ता। साल भर पहले जब राधिका ने उसे पाया था, तब वो पूरे वर्ष का भी नहीं था। उस समय सब लोग प्राणों के भय से भाग रहे थे। मनुष्य का रक्त उलीचने में होड़ में लगा था। नारी का सम्मान और शिशु का शैशव सब पराभूत हो चुके थे। मनुष्यता ही नष्ट हो गई थी और लाशों का ढेर लग गया था। रक्त बहता और उसके साथ ही वह बह जाती मानवता। ऐसी ही ट्रेन में राधिका भी थी। हमला होने पर जब वह संज्ञाहीन सी अज्ञात दिशा की ओर भागी तो एक बर्थ के नीचे से अपने सामान के भुलावे में वह जो कुछ उठाकर ले आई उसमें दीपक भी था। यह एक अद्भुत बात थी। अपने अंतिम संपत्ति खोकर उसने एक शिशु को पाया जो उस वक्त रक्त वर्षा के बीच बेखबर सोया हुआ था। उसने कैंप में आकर उस बालक को देखा तो अनायास उसके मुंह से निकला, मेरा सब कुछ मुझसे छीनकर आपने एक ऐसा दान दिया है मुझे प्रभु। लेकिन तब अधिक सोचने का अवसर नहीं था। वह भारत की ओर दौड़ी। मार्ग में वे अवसर आए जब उसे अपने और उस बच्चे के बीच किसी एक को चुनना था, पर हर बार वह प्राणों पर खेलकर उसे बचा लेने में सफल हुई। मौत भी जिस बालक को उससे छीनने में असफल रही, वही कुछ क्षणों में उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि वह उसका नहीं था, क्योंकि उसकी माँ कोई और थी। नहीं नहीं, दीपक उसका है। और वह फफक कर रोने लगी। प्रवीण ने और भी पास आकर धीरे से कहा, राधिका, माँ बनने से भी बड़ा एक सौभाग्य होता है और वह है किसी के मातृत्व की रक्षा करना। मैं सौभाग्यवती नहीं बनना चाहती। सौभाग्य तुम्हारे न चाहने से वापस नहीं लौट सकता राधिका, पर हाँ, तुम चाहो तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में पलट सकती हो। तुम कहते हो मैं ऐसे दे दूँ? मैं कुछ नहीं कहता, ये उन्हीं का है। तुम उनका खोया हुआ लाल उन्हें सौंप रही हो। इस कर्तव्य में जो सुख है उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा।
उस सौभाग्य का क्षणिक कायरता के वश होकर ठुकराओ नहीं राधिका। उसने प्रवीण की ओर देखा और धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए और दीपक को उसकी माँ के गोद में सौंप दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, होठ कांप रहे थे। वह राधिका ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, जाओ तुम सब चले जाओ यहाँ। इसी वक्त प्रवीण ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि जाने तक उनको छोड़ने आया। जी कहिए। मुझे विश्वास है ये बच्चा आपका ही है और आपको मिल गया। आपका सा सौभाग्य सबको प्राप्त हो, लेकिन मेरी प्रार्थना है। जी कहिए। प्रवीण ने बिना सोचे कहा, कृपया अब आप लोग इधर कभी मत आइए। क्या? जी आपकी बड़ी कृपा होगी, पर सुनिए तो। प्रवीण ने कुछ न सुना और अगले दिन मसूरी को प्रणाम करके आगे बढ़ गया। राधिका की अवस्था मुर्दे जैसी थी। वह पीली पड़ गई थी, उसके नेत्र सूज गए थे। प्रवीण ने उस क्षण के बाद फिर एक शब्द भी नहीं कहा, जो भी उसे दीपक की याद दिलाए। राधिका के अंतर में भी उफनती रही। उसी उफान को शांत करने के लिए प्रवीण मसूरा से लखनऊ आया, वहाँ से कलकत्ता और फिर मद्रास होता हुआ दिल्ली लौट आया। दिन बीतते गए, महीने भी आए और चले गए। समय की सहायता पाकर राधिका दीपक को भूलने लगी। प्रवीण ने फिर व्यापार में ध्यान लगाया, पर साथ ही उसके मन में एक आकांक्षा बनी रही। वह राधिका को फिर एक शिशु की खोया देखना चाहता था। वह कई बार अनाथालय और शिशुगृह गया, पर किसी बच्चे को घर न ला सका। जैसे ही वह आगे बढ़ता, कोई अंदर से बोलता, न जाने कौन कब आकर इनका माँ बाप होने का दावा कर बैठे तो, और वह घबरा कर वापस लौट आता। इसके अलावा बच्चे की चर्चा चलने पर राधिका को दुख होता था। कभी कभी तो दौरा भी पड़ जाता था और वह अंतर्मुखी हो चली थी। प्रवीण जानता थे कि वह प्रभाव स्थायी है। अंतर का आवेग इस आवरण को शीघ्र ही उतार फेंकेगा। नारी की जड़ें जहाँ है, उसकी विपरीत वहाँ कौन प्रकट हो सकता है। एक दिन किसी बच्चे को घर ले आएगा, कौन जानता है। तब तक इसी उधड़बुन में था कि एक दिन उसने होटल से लौटते हुए देखा कि एक व्यक्ति उन्हें घूर घूर कर देख रहा है। लोग देखा ही करते हैं, आज के युग का फैशन है। उसके पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, जब जब अवसर पाकर छत की दीवार से झांककर राधिका को देखा करते हैं। राधिका ने कई बार उनकी इस हरकत की शिकायत भी की, लेकिन अगले दिन, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, यहाँ तक कि प्रतिदिन वही व्यक्ति उसी तरह उनका पीछा करने लगा। अब प्रवीण को यह बुरा लगा। उसकी समझ से इसमें कोई रहस्य नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति राधिका के सामने कभी नहीं पड़ता था और न ही राधिका ने अब तक उसे देखा था। कम से कम वह इस बात को नहीं जानता था। यही सब कुछ सोचकर प्रवीण ने उस व्यक्ति से मिलना चाहा। एक दिन वह अकेला ही होटल आया और उसने उस व्यक्ति से अपने स्थान पर देखा। प्रवीण ने सीधे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वह व्यक्ति एकदम कांप उठा। क्या है? प्रवीण ने शांत भाव से पूछा। यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ। अचरज से वह व्यक्ति जिस तरह कांपा, उसी तरह एकदम दृढ़ होकर बोला, तो आप समझ गए। क्षमा करिए, मैं स्वयं आपसे बात करने वाला था। अब तक क्यों नहीं कर सके? उसने उसी तरह कहा, क्योंकि मैं पूर्ण आश्वस्त नहीं था। आज के युग में ऐसी वैसी बातें करना मौत को बुलाना है। पर उसका हृदय धक धक कर रहा था। उसने कहा, आप ठीक कहते हैं, पर अब आपने संकोच होकर जो चाहे कह सकते हैं। वह बोला, बात ऐसी है, अब बुरा न मानिए, आप कहिए तो। वह तनिक झिझका, फिर शीघ्रता से बोला, आपके साथ जो नारी आती है वह आपकी कौन है? आपका मतलब? जी, प्रवीण संभला, बोला, वह मेरी सब कुछ और कुछ भी नहीं है। जी, मैं पूछता था, क्या वे आपकी पत्नी है? मेरी पत्नी? जी नहीं। आप सच कह रहे हैं? उसकी वाणी में अचरज ही नहीं, हर्ष भी था। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अग्नि को साक्षी करके मैंने कभी उससे विवाह नहीं किया। फिर? प्रवीण बोला, लाहौर से जब भागा था, तब मार्ग में एक शिशु के साथ उसे संज्ञाहीन अवस्था में एक खेत में पाया था। तब आप उसे अपने साथ ले आए? जी हाँ। फिर क्या हुआ? होता क्या, तब से वह मेरे साथ है। लोग उसे आपकी पत्नी समझते हैं। यह तो स्वाभाविक है। पुरुष के साथ इस तरह जो नारी रहती है वह पत्नी ही होगी। इससे आगे आज का आदमी क्या सोचता है? पर आप ये सब क्यों पूछते हैं? जी, वह कांपा, बोला, वह मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी? प्रवीण सिहर उठा। जी, आप उसे चोरों की भांति दागा करते हैं? तब उसका मुंह पीला पड़ गया और नेत्र झुक गए। पर कुछ ही क्षण न जाने क्या हुआ, उसने एक झटके के साथ गर्दन ऊंची की और बोला, उसका एक कारण है, मैं उसे छुपाऊंगा नहीं।
उन मुसीबत के क्षणों में मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। प्रवीण न जाने क्यों हंस पड़ा। छोड़कर भाग गए थे, अक्सर ऐसा होता है। भागा तो नहीं था, पर प्राणों पर खेलकर उस तक नहीं जा सका था। वह जानती है? नहीं कह सकता। आपको भय है कि वह जानती होगी? भय तो नहीं, पर ग्लानि अवश्य है। प्रवीण के भीतर के मन में को जैसे कोई धीरे धीरे छुरी से चीरने लगा हो, पर ऊपर से काफ़ी शांत था। तो राधिका आपकी पत्नी है? सच? उस व्यक्ति ने कहा। कैसे कहूँ? मैंने उसको ढूंढने के लिए क्या नहीं किया। सभी कैंपों में, रेडियो स्टेशन पर, पुलिस में, सभी जगह उसकी रिपोर्ट मौजूद है। प्रवीण बोला। आप उसे ले जाने को तैयार हैं? वह झिझका नहीं। कहा, जी इसलिए तो रुका हूँ। आपको किसी प्रकार का संकोच तो नहीं? संकोच? उसने कहा। संकोच करके मैं अपने पापों को और नहीं बढ़ाना चाहता। तो फिर आइए। प्रवीण ने शीघ्रता से उसकी बात काटते हुए कहा। मेरे साथ चलिए, अभी इसी वक्त। हाँ, अभी इसी वक्त। जालंधर काम करते हैं? जी हाँ, मुझे स्कूल में नौकरी मिल गई है। आपके बच्चे तो दोनों मर गए थे? जी, एक बच गया था। सच? जी, एक बच गया था। जी, वह मेरे पास है। प्रवीण का मन अचानक हर्ष से खिल उठा। तो सुनिए, राधिका घर पर है, आप उसे अपने साथ ले जाइए। मैं पत्र लिख देता हूँ। आप नहीं चलेंगे? जी नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, लखनऊ में एक आवश्यक कार्य है। 3-4 दिन बाद लौटूंगा। आप उसे ले जाइए। कहना उसका पुत्र जीवित है। मुझे देखकर वह दुखी होगी, समझे ना? समझ गए। आप भाग्यवान हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ जो आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ। वह व्यक्ति कुछ जवाब दे इससे पहले ही प्रवीण ने एक पर्चा उसके हाथ में थमा दिया और बिजली की भांति गायब हो गया। पत्र में लिखा था, राधिका, बहादुर लोग गलती कर सकते हैं, पर धोखा देना उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। फिर भी 2 शब्द मुझे तुम्हारे पास लाने को पर्याप्त हैं। प्रयत्न करना उनकी आवश्यकता न पड़े। मुझे जानती हो, मरने तक जीता रहूँगा। प्रवीण। यह व्यक्ति ठगा सा बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। कंगाल की फटी झोली में कोई रत्न डाल गया हो, ऐसी उसकी हालत थी। पर जन्म से वह कंगाल नहीं था, इसलिए साहस ने उसे धोखा नहीं दिया और वह प्रवीण के बताए मार्ग पर चल पड़ा। पूरे 15 दिन बाद प्रवीण लौटा। जब देखा कि द्वार बंद है और उसका चित परिचित ताला लगा है तो उसके प्राण तेजी से कांपे। किवाड़ खोलकर वह ऊपर चढ़ता ही चला गया। आगे कुछ नहीं देखता, देख ही नहीं सका। पालना पड़ा था। उसे ठोकर लगी और वह पलंग की पट्टी से जा टकराया। मुख से एक आह निकली। माथे में दर्द का अनुभव हुआ। खून देखा, फिर पालना देखा, फिर पलंग देखा, फिर घर देखा। सब कहीं मौन का राज्य था। प्रवीण के मन में उठा, पुकारे राधिका, पर वह काँपा। राधिका कहाँ है? राधिका तो चली गई। राधिका पति आया, राधिका का पुत्र जीवित है। सुख भी कैसे छल करता है, जाकर लौट आता है। राधिका को पति मिला, पुत्र मिला, दीपक को माँ बाप मिले, और मुझे क्या मिला? उसने गर्दन को जोर से झटका दिया। ओह, मैं कायर हो चला। मुझे तो वह मिला जो किसी को नहीं मिला। तभी सहसा पास की छत पर खटखट हुई। राधिका को घूरने वाली पड़ोसी ने अंदर जाकर प्रवीण को देखा तो गंभीर होकर बोला, आप आ गए? जी हाँ। कहाँ चले गए थे? लखनऊ। बहुत विशेष कार्य था। आपकी पत्नी? मेरी पत्नी? जी, मुझे डर है वह किसी के साथ चली गई है। चली गई? सच? आपने देखा था? प्रवीण बाबू, मैं तो पहले ही जानता था, उसका व्यवहार ऐसा ही था। कोई 15 दिन हुए आपके पीछे एक व्यक्ति आया। पहले तो देखते ही आपकी पत्नी ने उसे डांटा। आपने सुना? जी हाँ, मैं यहीं था। शोर सुनकर देखा, वह क्रुद्ध होकर चिल्ला रही थी, जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें किसने बुलाया? तुम क्यों आए हो? मैं उन्हें पुकारती हूँ। सच? ऐसा कहा? जी हाँ। फिर क्या प्रवीण बाबू? वे बाबू साहब बड़े डीठ निकले। गए नहीं, एक पत्र आपकी पत्नी को दिया, फिर हाथ जोड़े, पैरों में पड़ गए। आपने साफ देखा? जी हाँ, बिल्कुल साफ देखा मैंने। फिर पैरों में पड़ गए। आपकी पत्नी रोती रही। तभी अचानक उसने न जाने क्या कहा, वह काम पर वही गिर पड़ी। फिर तो उसने क्या कहूँ, लाज आती है। जी, मैं तो आया, मैं कूदकर उसका गला घोटता हूँ, पर मैं रुक गया। दूसरे का मामला है, आप आते ही होंगे। रात तक राह देखी, पर आप नहीं आए। सवेरे उठकर देखा तो वे दोनों लापता थे। उसी रात चले गए? जी हाँ। प्रवीण ने सांस खींची। तो वे सच्चे थे? बिल्कुल सच्चे। पड़ोसी ने कहा। क्या? जी हाँ, उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। और फिर अचरज से बुत बने पड़ोसी की ओर देखकर कहा, वे भाई राधिका के पति थे। राधिका के पति? चकित पड़ोसी और भी अचकचाया। जी हाँ, पंजाब से भागते हुए हम लोगों के साथ जो कुछ हुआ वह तो आप जानते ही हैं। राधिका को मैंने लाशों के ढेर में से उठाया था। वह सब जानती थी कि उसका पति मर गया है, इसलिए वह मेरे साथ रहने लगी। पड़ोसी अभी तक अचकचा रहे थे। बोले,
आपके साथ रहने पर भी उन्हें राधिका को ले जाने में संकोच नहीं हुआ? प्रवीण ने कहा, सो तो आपने देखा ही था, उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ था। फिर वह ठगा सा बोला, आपका परिवार कहाँ है? भागते हुए मेरी पत्नी और माँ बाप दरिया में बह गए। बच्चे एक एक करके रास्ते में सो गए। भाई साहब पड़ोसी जैसे चीख पड़े, पर वे बोले कुछ नहीं। मुंह उनका खुले का खुला रह गया और दृष्टि स्थिर हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।